मूवी की शुरुआत में हमें सलाखों के पीछे एक मुजरिम को दिखाया जाता है जिसे बहुत से सिपाही अपने साथ घसीटते हुए लोगों के बीच लाते हैं और यहाँ सारे लोग उस कैदी को देखकर पूरी तरह से गुस्से में भड़क जाते हैं। तो ऐसा क्या किया है इस कैदी ने? तो क्या है कहानी परफ्यूम द मर्डरर की? आओ मिलके जानते हैं। मैं हूँ आपका नरेटर हर्ष और शुरू करते हैं आज की कहानी को। इस मुजरिम का नाम जीन था और अब हमें जीन की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है। ये समय था 18th सेंचुरी का। हम यूरोप के सबसे बड़े शहर पेरिस को देखते हैं, जहाँ हम फिश मार्केट पर एक लेडी को देखते हैं जो कि मछलियों का व्यापार किया करती थी और वो लेडी प्रेग्नेंट होती है और उसके डिलीवरी का वक्त आ चुका था, जहाँ पर वो एक बच्चे को जन्म देती है। पर वो देखती है कि वो बच्चा कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। उसे लगता है कि वो मर गया है। वो उसे वहीं छोड़कर खड़ी हो जाती है और वापस अपनी मछलियां बेचने लगती है। पर कुछ देर बाद वो बच्चा रोने लगता है और वहाँ आसपास के सारे लोग उस औरत को अपने ही बच्चे को तरह छोड़ता देख उसे बुरा भला कहने लगते हैं। और क्योंकि उस समय पर ऐसा करना एक बहुत बड़ा अपराध था, तो उस औरत को फांसी दे दी जाती है और वो बच्चा जेन उसे अनाथ आश्रम में एक लेडी को दे दिया जाता है, जहाँ वो लेडी जेन को लेकर अनाथ आश्रम जाती है। जेन को जब अनाथ आश्रम में लाया जाता है तो वहाँ पे और भी बच्चे मौजूद थे और उन बच्चों में से एक को लग रहा होता है कि इस छोटे से बच्चे के कारण हम में से किसी एक को अनाथ आश्रम से निकाल दिया जाएगा। इसकी वजह से वो बच्चा जेन को मारने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर वही लेडी आ जाती है जिसने जेन को अडॉप्ट किया था और वो उन बच्चों को ऐसा करता देख उन्हें सजा देती है। अब कुछ साल बीत जाते हैं और जेन 5 साल का हो जाता है। वो अब तक बोलना नहीं सीखा था, पर जेन अपने जन्म के साथ अपनी नाक से सूंघने के एक इननेचुरल टैलेंट के साथ पैदा हुआ है। वो किसी भी स्मेल को काफी दूर तक सूंघ सकता है। जेन अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था और जेन की बढ़ती उम्र के साथ उसकी सेंस करने की एबिलिटी भी बढ़ते जा रही थी। अब जेन दूर तक की चीजों को अपनी नोज से स्मेल करके बता सकता था कि उस जगह पर क्या है। अब जेन 13 साल का हो चुका था। इसके वजह से मैडम गाया, जिसने जेन को अडॉप्ट किया था, वो जेन को अब और अनाथ आश्रम में नहीं रख सकती। इसलिए वो जेन को लेकर एक आदमी के पास जाती है, जहाँ पर वो जेन को उस आदमी को बेच देती है। वो आदमी जानवरों की खाल निकाला करता था और अनफॉर्चुनेटली मैडम गाया जैसे ही जेन को उस आदमी को सौंपती है तो लुटेरे पर्स लूटने के बहाने मैडम गाया का मर्डर कर देते हैं और वो वहाँ पर मर जाती है। दरअसल जेन के साथ एक और अननेचुरल घटनाएं होती हैं। जो भी जेन को अपने से अलग करता है वो इंसान मारा जाता है, जैसा कि मैडम गाया और जेन को जन्म देने वाली उसकी माँ मारे गए। जेन जिस खाल के व्यापारी के पास काम किया करता था वो उससे 16 से 17 घंटे काम कराता था, पर जेन हमेशा से ही एक नई फ्रेग्रेंस की तलाश में रहता और एक दिन वो मौका उसे मिल जाता है। खाल का व्यापारी जेन को, जो कि अब बड़ा हो चुका है, उसे पेरिस के मार्केट खाल डिलीवर करने के लिए ले जाता है अपने साथ, जहाँ पर जेन नई नई तरह के स्मेलों को सेंस करता है, उन्हें फील करता है और जेन अलग अलग तरह की फ्रेग्रेंस को स्मेल करते हुए अपने साथ ही उसे अलग एक परफ्यूम की शॉप पर चले जाता है। वो वहाँ पर काफी सारी खुशबुओं को सूंघता है। जेन ने इससे पहले इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस कभी नहीं सेंस की होती है, तभी जेन को उस परफ्यूम की शॉप से अलग और काफी गहरी स्मेल आती है। वो स्मेल मन मोहने वाली थी, तो जेन उस परफ्यूम की शॉप को छोड़कर उस स्मेल का पीछा करने लगता है। वो खुशबू एक लड़की से आ रही होती है जिसके हाथ पर एक फल की टोकरी थी। जेन उस खुशबू को सेंस करते हुए उस लड़की के करीब चले जाता है, जहाँ पर वो लड़की उसे देखकर अचानक डर जाती है। पर उस लड़की को लगता है कि जेन भूखा है, तो वो अपने पास के फल उसे देती है और जैसे ही वो फल देती है, यहाँ पर जेन उसके हाथ को स्मेल करने लगता है। इससे वो लड़की डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जेन भी उसके पीछे जाता है। यहाँ आसपास काफी शोर और धुआं था, पर फिर भी जेन अपनी सूंघने की काबिलियत से उस लड़की की खुशबू को सूंघ सकता था। वो उसका पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाता है और जेन उस लड़की के पीछे था। तभी वो लड़की उसे देखकर चिल्लाने लगती है। इसकी वजह से जेन उसका मुंह बंद कर देता है और वहाँ सामने से कुछ लोग जा रहे होते हैं, तो जेन उस लड़की के मुंह से हाथ हटाता ही नहीं। इसकी वजह से उस लड़की की दम घुटने के कारण मौत हो जाती है। जब ये बात जेन को पता चलती है तो उसे काफी दुख होता है और क्योंकि अब वो लड़की मर गई थी तो उसके अंदर से जो खुशबू आ रही होती है वो खुशबू भी आना बंद हो जाती है। के बाद खाल बेचने वाला व्यापारी जेन को एक खाल डिलीवर करने के लिए एक पुरानी परफ्यूम शॉप के हुनर बाल्दीनी के पास उस खाल को डिलीवर करने भेजता है। बाल्दीनी अपने समय का सबसे फेमस परफ्यूम सेलर हुआ करता था, पर अब वो बूढ़ा हो चुका है। इसके कारण उसके शॉप पर कोई भी खरीदार परफ्यूम खरीदने नहीं आते। यहाँ जेन जब उस खाल को बाल्दीनी के घर के अंदर रखता है तो वहाँ पर उसे बहुत सारी बॉटल्स दिखाई देती हैं जिनमें अलग अलग तरह के फ्रेग्रेंस वाले परफ्यूम्स थे और यहाँ पर जेन बाल्दीनी को उन बॉटल्स में रखे परफ्यूम्स के बारे में बताने लगता है। और तो और यहाँ जेन उन परफ्यूम्स को मिलाकर एक बेहद ही अनोखा ही परफ्यूम बना डालता है, जिसे जब बाल्दीनी स्मेल करके देखता है तो वो जेन के बनाए गए उस परफ्यूम से मंत्र मुक्त हो जाता है। पर यहाँ जेन बाल्दीनी से कहता है कि मास्टर, ये उतना अच्छा परफ्यूम नहीं है, मैं
और भी इससे बेटर परफ्यूम बनाता हूँ। और वो जब वहाँ की सारी फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल करके एक और परफ्यूम बनाता है, और जब वो उस परफ्यूम को बाल्दीनी को सेंस करने के लिए देता है, तो जैसा ही बाल्दीनी उस परफ्यूम को सूंघता है, वो एक अलग ही दुनिया को महसूस करता है। बाल्दीनी उस परफ्यूम की खुशबू से अपने जवानी के दिन और अपनी गर्लफ्रेंड को याद करने लगता है। और उसके बाद बाल्दीनी उसी खाल के व्यापारी के पास जाता है जीन को उससे खरीदने, और वो जीन को उस खाल के व्यापारी से खरीद लेता है। और अगली रात वो खाल का व्यापारी अचानक ऊपर से गिरकर मर जाता है। और अब बाल्दीनी का जो परफ्यूम का बिजनेस नहीं चला करता था, वो जीन के आने से चलने लगता है। जीन नई नई तरह की फ्रेग्रेंस बनाता है, और बाल्दीनी अपने सेलर्स को ऐसे परफ्यूम्स बेचता है जो कि उस शहर में कोई भी परफ्यूम शॉप में नहीं मिलते, जिससे बाल्दीनी बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगता है। जीन हमेशा से ही परफ्यूम्स के बारे में सीखना और बनाना चाहता था, तो जीन बाल्दीनी से परफ्यूम का हर तरह का नॉलेज लेने लगता है। बाल्दीनी जीन को बताता है कि अब तक दुनिया में 12 तरह के परफ्यूम बनाए गए हैं, पर कहा जाता है कि दुनिया में 13 तरह के परफ्यूम एग्जिस्ट करते हैं, और 13वां परफ्यूम अभी तक किसी ने नहीं खोज पाया है। रोम के इतिहास में बताया गया है कि 13वां किस्म का परफ्यूम मन को नियंत्रित कर सकता है। अगर कोई भी शख्स इसे बना लेता है, तो वो उस परफ्यूम की खुशबू से लोगों के दिमाग को काबू कर सकता है। यहाँ जीन बाल्दीनी से कहता है कि मैं 13वें किस्म का परफ्यूम बनाऊंगा। और जब जीन सोता है, तो उसे सपने में वही लड़की दिखाई देती है जिसके हाथ पर फल की टोकरी थी, और उसकी स्मेल मन को मोह लेने वाली थी। और तभी जीन अचानक उठता है, और वो बाल्दीनी से कहता है कि मास्टर, आई हैव टू लर्न हाउ टू कैप्चर अ सेंट। मैं किसी भी चीज की सेंट को कैसे कैप्चर कर सकता हूँ। जिस पर बाल्दीनी उसे बहुत से तरीके बताता है, और बाल्दीनी उन तरीकों के साथ एक जगह के बारे में बताता है जिसका नाम ग्रास होता है। वो एक ऐसा टाउन था जहाँ पर अलग अलग तरीकों से फूलों की खुशबू को प्रिजर्व किया जाता था। अब जीन बाल्दीनी के बताए गए तरीकों पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। जीन के अंदर सीखने की एक बहुत गहरी चाह होती है। वो हर एक चीज की खुशबू को कैप्चर करना चाहता था। उसने आयरन, कॉपर, ग्लास, यहाँ तक कि बाल्दीनी की बिल्ली की भी स्मेल निकालने की कोशिश की, पर वो इसमें नाकामयाब रहा, जिसके कारण वो काफी दुखी होता है। और जीन को बाल्दीनी आके बताता है कि तुम किसी भी चीज की खुशबू नहीं निकाल सकते। ये सुनकर जीन बेहोश हो जाता है। वो इसके कारण काफी बीमार हो गया था, और डॉक्टर बाल्दीनी से कहते हैं कि जीन अब मरने वाला है। यहाँ जीन बस वही सोच रहा होता है कि वो उस फल की टोकरी वाली लड़की की खुशबू को कैसे प्रिजर्व कर सकता था। और जीन बाल्दीनी से कहता है कि मास्टर, क्या कोई दूसरा तरीका है सेंट को कैप्चर करने का। जिस पर बाल्दीनी जीन से कहता है कि हाँ है। वो एक सीक्रेट तरीका है जिसे इन्फ्लोरेज कहते हैं। जिस पर जीन बाल्दीनी से कहता है कि क्या आप मुझे वो सिखा सकते हैं। बाल्दीनी जीन से कहता है कि वो तरीका मैं नहीं जानता। जिस पर जीन कहता है कि क्या मैं ये तरीका ग्रास नाम के टाउन पर सीख सकता हूँ। ये वही टाउन है जिसके बारे में बाल्दीनी ने जीन को बताया था। बाल्दीनी जीन से कहता है कि शायद और कुछ ही हफ्तों में जीन फिर से ठीक हो जाता है। वो अपने द्वारा जितने भी उसने फ्रेग्रेंस बनाई थी, वो सारे फॉर्मूले बाल्दीनी को बता देता है। वो करीब 100 फॉर्मूले थे। उन फॉर्मूले के बदले बाल्दीनी ने जीन का ग्रास तक जाने का खर्चा उठाया था। और जैसे ही जीन बाल्दीनी को छोड़ता है, बाल्दीनी का अपार्टमेंट टूटने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। जीन जब ग्रास के लिए जा रहा होता है, तो उसे 2 रास्ते दिखाई देते हैं। एक पहाड़ों से होके जाएगा, दूसरा ग्रास के टाउन तक। पर यहाँ पर जीन पहाड़ों की ओर जाने का फैसला करता है। जीन कुछ वक्त बिना स्मेल के बिताना चाहता था। वो निर्जीव पत्थरों के बीच कुछ महीने गुजार देता है। पर अब भी जीन के सपनों में वही फल की टोकरी वाली लड़की आया करती थी। और क्योंकि जीन को 13th फ्रेग्रेंस को खोजना था, इसलिए वो उन पहाड़ों को छोड़कर ग्रास टाउन की ओर बढ़ने लगता है। जीन को रास्ते में वैसे ही स्मेल आती है जैसे कि उसे उस टोकरी वाली लड़की से आया करती थी। वो जब देखता है, तो यहाँ पर एक लड़की घोड़ा गाड़ी में बैठकर जा रही होती है। और जीन उस लड़की का पीछा करते हुए ग्रास टाउन के अंदर पहुंच जाता है। जीन ग्रास टाउन के अंदर एक बहुत ही आलीशान घर के पास रुकता है, जहाँ पर वो लड़की उस घोड़ा गाड़ी से अंदर गई होती है। उस लड़की का नाम लॉरा होता है। उसके पिता एंटीनियो फ्रांस के ग्रासो शहर के काफी अमीर व्यक्ति हैं। जीन ग्रासो शहर पर एक लेडी के पास काम करा करता है। वो वहाँ पर फ्रेग्रेंस को निकाला करते हैं। जीन ने ग्रासो शहर पर सैंड को प्रिजर्व करने के लिए 2 मेथड सीखी थी। एक मेथड में वैक्स का उपयोग होता है, और दूसरे में एक बड़े से कंटेनर में पानी भरकर सैंड निकाला जाता है। जीन अब इन मेथड का उपयोग कर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। यहाँ
जीन एक लड़की को अगवा कर कर उस पर कंटेनर के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। जीन इस मेथड से उस लड़की का सेंट एक्सट्रैक्ट करना चाहता था, पर यहाँ पर जीन इस काम में फेल हो जाता है, तो वो दूसरी मेथड ट्राई करने का सोचता है और जीन उन लाशों को बड़े ही आसानी से ठिकाने लगा दिया करता था। जीन इसके बाद एक प्रोस्टिट्यूटर को हायर करता है और वो वैक्स वाली मेथड उस प्रोस्टिट्यूटर पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। इसके लिए वो नहीं मानती तो वो उसे मारकर अपना एक्सपेरिमेंट चालू करता है, जिसमें उसे कामयाबी मिल जाती है। जीन उस प्रोस्टिट्यूटर की खुशबू को उसके डॉग के सामने ले जाके खोलता है तो वो डॉग जीन के पास आ जाता है और अब जीन ने उन सेंट्स को कलेक्ट करने के लिए 13 बॉटल्स बनाई हुई होती हैं। इसका मतलब ये कि अब जीन इस एक्सपेरिमेंट को और भी लड़कियों के साथ करेगा। तो जीन एंटोनियो के यहाँ जाता है जहाँ पर लॉरा का बर्थडे था। वो वहाँ से लॉरा को लाना चाहता था, पर वो लॉरा को पकड़ने में नाकाम रहता है। इसके वजह से वो वहाँ पर उसकी दोस्तों में से 2 दोस्तों को पकड़ के ला लेता है और वो उनसे उनकी स्मेल को एक्सट्रैक्ट कर रहा था और यहाँ पर जीन उन दोनों से उनकी स्मेल एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाता है और उन 13 बॉटलों में से एक बॉटल भर जाती है। अगले दिन ग्रासो टाउन पर नदी के किनारे उन्हीं दोनों लड़कियों की लाश मिलती है और इसके बाद जीन अपने काम को तेजी से करने लगता है। वो और भी लड़कियों से उनके खुशबू को एक्सट्रैक्ट करने लगा था। जीन ऐसा करते जा रहा था बिना किसी डर के। वो एक के बाद एक लड़कियों को पकड़ता, उन्हें मारता और उनसे उनकी खुशबू को निकाल लिया करता था। इतनी सारी लड़कियों की लाशें देखकर ग्रासियो शहर पर डर का माहौल था। इसकी वजह से वहाँ पर कर्फ्यू लागू कर दिया जाता है, फिर भी जीन नहीं रुकता। वो एक एक करके लड़कियों को अगवा करके उनसे उनकी खुशबू निकाले जा रहा था और यहाँ ग्रासियो शहर में जो भी अनजान लड़का दिखाई देता उन्हें ग्रासियो वासी सूट कर दिया करते। इसके चलते वहाँ पर बहुत से लोगों की जान जाने लगी। ग्रासियो शहर के पॉलिटिशियन, मिनिस्टर सारे परेशान थे। कुछ लोग तो जीन को डीमन कहा करते। जीन ने इतनी सारी लड़कियों की हत्या कर कर अपनी बॉटल्स में से 12 बॉटल्स को भर लिया होता है और अब लास्ट और 13th बॉटल बाकी थी। ग्रास की पुलिस ने अब तक जीन को नहीं ढूंढ पाया होता, इसलिए उन्होंने किसी और को टॉर्चर करके ये कॉन्फ्रेंस करा लिया होता है कि वही मर्डरर है। उसी ने अब तक जितनी भी लड़कियों की जानें गई हैं, उसी ने हत्या की है। और इस बात का जब ग्रासो शहर को पता चलता है तो वहाँ के लोग काफी खुश होते हैं। वो इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मना रहे थे। इन लोगों के बीच लॉरा भी होती है, जिसे दूर खड़े होकर जेम्स देख रहा था। जब लॉरा अकेली होती है तो जेम्स उसे बस मारने ही वाला था कि तभी लॉरा के फादर एंटोनियो वहाँ आ जाते हैं। जेम्स उसे नहीं मार पाता। लॉरा के पिता एंटोनियो जानते हैं कि असली कातिल अभी तक नहीं पकड़ा गया है, इसलिए वो अपनी बेटी को बचाने के लिए ग्रासियो शहर को छोड़कर अपनी बेटी के साथ कहीं दूर निकल जाते हैं और इस बात का पता जेन को भी चल जाता है। वो उसकी स्मेल को सेंस करते हुए ग्रासियो शहर के गेट तक पहुंच जाता है और जेन वहां खड़े सिपाही से पूछता है कि एंटोनियो रिजिस कहाँ गए, जिस पर सिपाही उसे बताता है कि वो नॉर्थ साइड पर गए। पर यहाँ जेन को लॉरा की खुशबू किसी दूसरे साइड से आ रही थी, तो वो उसकी खुशबू का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे जा रहा था। और यहाँ ग्रासो टाउन पर जहाँ पर जेम्स रहा करता था और उस लेडी के यहाँ काम किया करता था, जेम्स ने उसी जगह पर सारी हत्याओं को अंजाम दिया और उन लड़कियों से उनकी खुशबू निकाली और उनके बालों को वहीं अपने कमरे के आसपास गड़ा दिया, जिसके वजह से वही प्रोस्टिट्यूटर का डॉग सूंघते सूंघते वहां तक पहुंच जाता है जहां पर उस प्रोस्टिट्यूटर के बाल गड़े हुए थे। और ये सारी चीज उस लेडी का हस्बैंड देख लेता है। वहां पर उसे और भी लड़कियों के बाल मिलते हैं। इससे वो समझ जाता है कि जेम्स ने ही सारी हत्याओं को अंजाम दिया है। यहाँ जेम्स को लॉरा का पता चल जाता है और यहाँ लॉरा और एंटोनियो भी एक जगह पर रुक गए थे। हम रात को देखते हैं जहाँ पर जेम्स लॉरा तक पहुंच जाता है और फिर जेम्स लॉरा से उसकी खुशबू को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और जेम्स 13th परफ्यूम बनाने में कामयाब हो जाता है। पर यहाँ पर जेम्स को आसपास से सैनिकों ने घेर लिया था। वो यहाँ पकड़ा गया है और हम उसी सीन पे आ जाते हैं जहाँ से हमने मूवी स्टार्ट की थी। और यहाँ पर जेम्स के पास अब भी वो 13th सेंट की बोतल होती है। वो उसे अपने आप पे लगा लेता है और जैसे ही वो लोगों के बीच आता है जहाँ पर उसे मारा जाने वाला था, वहाँ सब लोग उस 13th सेंट की बोतल की परफ्यूम की फ्रेग्रेंस से मोहित हो जाते हैं और सभी लोग अपना आपा खोकर अपने ही आप पर मगन हो जाते हैं। और जेम्स वहाँ से निकलकर पेरिस की उन्हीं गलियों में जाता है जहाँ उसका जन्म हुआ था। वहाँ पर वो उस परफ्यूम को अपने ऊपर डाल लेता है और आसपास के सारे लोग उसके और पड़ते हैं और उसको पूरी तरह से खा जाते हैं। और अगली सुबह हम देखते हैं कि जेम्स के सिर्फ कपड़े बचे हैं और यहाँ उस 13th बॉटल पर एक बूंद बस बकाया रहती है परफ्यूम की, जो कि नीचे गिरकर खत्म हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ परफ्यूम द स्टोरी ऑफ मर्डरर ये कहानी आपको पसंद आई होगी।